चलिए हम स्टार्ट कर चुके हैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है। हमने हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को क्या कह सकते हो। एक प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स किसके किसके बारे में चर्चा कर पाई थी। हालांकि आज भी हमारा एक प्रकार से इंट्रोडक्शन ही होगा, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था इंट्रोडक्शन में, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से किस प्रकार डिफरेंट था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, थोड़ा सा आपको ज्ञान देने का प्रयास किए थे। अगर आपको वो ज्ञान चाहिए तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम बताएंगे कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में, कब ये क्वांटम मैकेनिक्स आई और क्यों ये डेवलप हुई, और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर जाकर फेल हुई, जिसे मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स आना पड़ा या फिर आपका वेव मैकेनिक्स आना पड़ा, जिसे आप एक प्रकार से कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1900 के पहले, मतलब 1900 से पहले ये थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स। एक क्लासिकल मैकेनिक्स जानी जाती थी कि द लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को आप क्या बोलोगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम लोग सभी लोग पढ़ते आए हैं। हालांकि अगले वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका लिमिटेशन क्या था उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसका इनएडक्वेंसीज क्या था उसके बारे में, अपर्याप्तता, कहां पर ये पर्याप्त नहीं हो पाई थी थियरी और कहां पर ये लिमिट हो गई थी, टोटल हम जानेंगे। चलिए कह रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, वेयर द बेसिस ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का मोस्ट एलिमेंट्री प्रिंसिपल हुआ करता था 1900 के पहले। और आगे कहा जा रहा है, दीज लॉ एक्सप्लेन सक्सेसफुली द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, ये सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब आप कह सकते हो जैसे ग्रह के बारे में, खगोलीय पिंड जिसे आप कहते हो, सेलेस्टियल बॉडीज, एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट इन द अर्थ। यदि अर्थ पे जितने भी हमें दिख रहे हैं पार्टिकल्स, इस पे ऑब्जेक्ट जितने दिख रहे हैं, इस पे भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स लागू हुआ था। इवन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी हम यूज़ करते हैं, जितने भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, एक प्रकार से कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा ये लागू था। मतलब जो न्यूटन्स लॉ था, वो एक तो हमारा खगोलीय पिंडों की स्पीड को भी बताने में सक्षम हुआ था, और एक तो हमारा अर्थ पर जितने पार्टिकल्स थे बड़े या जो हमारे आंखों से दिख सकते थे, उन सभी में ये लागू हुआ था। आगे कहा जा रहा है, इक्वेशंस बेस्ड ऑन दीज लॉ। इस लॉ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर जो इक्वेशंस बेस्ड थे, आर सिंपलेस्ट एंड हेंस दीज लॉ अलोंग विद द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिजिकल बिहेवियर एंड बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल डायनेमिक प्रॉब्लम। और इससे रिलेटेड जो और भी हमारे लॉ थे, वो सिंपल थे, वो हार्ड नहीं हुआ करते थे, वो एक प्रकार से सिंपल ही थे। और ये बल्क प्रॉपर्टी भी, किसी मैटर की बल्क प्रॉपर्टी आपको बताया जा रहा है, बल्क प्रॉपर्टी एंड फिजिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में सक्षम थे। कोई भी मैटर ले लीजिए, इसकी बल्क प्रॉपर्टी और फिजिकल बिहेवियर जो हुआ करता था, इनका किस प्रकार से फिजिकल बिहेव करता था, उसके बारे में भी ये कंफर्म बता सकते थे। इवन आगे चल के कुछ और लॉ आए थे, जैसे कि हम बता सकते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल आया था, लैग्रांजे प्रिंसिपल आया था। ये सभी थोड़े और एक्स्ट्रा लेवल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन थे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड। इनफैक्ट ये इनका जो लॉ था आपस में कुछ ना कुछ मिलता जुलता था। जैसे हैमिल्टन प्रिंसिपल हो गया, ये भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ही जैसा था नहीं। वही क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में और ज़्यादा ये एक्सप्लेन करने में सक्षम हुआ था। मतलब आप इससे कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते थे, जबकि आप इससे पहले जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे और इससे रिलेटेड कुछ और लॉ थे, उससे आप सिंपल डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। बट इससे कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती थी, जैसे हैमिल्टन प्रिंसिपल्स हो गए और लैग्रांजेस प्रिंसिपल हो गए। इनफैक्ट अगर बात किया जाए इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड,
बहुत ही छोटे छोटे जहां पर पार्टिकल होते हैं, अगर उस वर्ल्ड में हम चलें, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो कि हमारे आंखों से बिल्कुल भी दिख नहीं सकते। इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम का माइक्रोस्कोप जो वर्ल्ड था, द एनर्जी एंड मोमेंटा वेयर नॉट हैविंग द सेम मीनिंग एज इन द केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया जाता था जो एनर्जी था एंड जो मोमेंटा था दैट इज द सेम, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाएं, एटम और मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, वहां पर क्वांटा, मोमेंटा और एनर्जी दो डिफरेंट टॉपिक्स थे। वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह सेम टॉपिक नहीं बताए गए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स तभी फेल हो गई थी जब वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाती थी। तो यहां पर बताया गया कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाने के बाद वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह मोमेंटा और एनर्जी सेम टॉपिक नहीं थे। ये क्लियर हुआ? कहा जा रहा है दीज डायनेमिक वेरिएबल हैव ए डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ पार्टिकल स्टेट ऑफ एटम एंड डू नॉट अंडरगो चेंज ए कंटिन्यूअस मैनर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लासिकल लॉ। मतलब जैसे हम क्लासिकल लॉ में एक्सपेक्ट किए थे वैसे यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज नहीं हो रहा था। मतलब आगे आपको बताया जा रहा है, हालांकि इट इज फाउंड दैट द ऑब्जर्वर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द अजम्पशन दैट द पार्टिकल्स ओबे द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ऐसे पार्टिकल जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को ओबे करते थे, पालन करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स को, ऐसे पार्टिकल ऐसा पाया गया। इट इज फाउंड दैट द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो ऑब्जर्व पार्टिकल्स थे, ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द assumption दैट, जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था वो इस मैनर पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था दैट द पार्टिकल्स ओबे द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, की जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स को पार्टिकल ओबे कर रहे थे, पालन कर रहे थे, वो इसको सॉल्व ही, मतलब इसके द्वारा ये सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट आप क्लियर समझिए कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में क्लासिकल मैकेनिक्स अपना जितना भी फैक्ट दिया था वो फेल हो गई थी। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में अगर हम बात करें तो उनमें एक तो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज जो कि बहुत बड़े पार्टिकल्स, बहुत बड़े हमारे पार्टिकल्स ही होते हैं, और अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो प्रेजेंट थे वो भी हमारे बड़े पार्टिकल्स ही यहाँ पर लिए गए थे। लेकिन जब हम छोटी दुनिया में गए, माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी जाकर फेल हो गई थी। तब वहाँ पर आई, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप फ्रॉम टाइम टू टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नई नई खोजें होती गई और एक नई खोज हुई जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाने, मतलब उसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स दिया गया। आपको पहले तो कोई 1900 के पहले कोई भी ऐसा मैकेनिक्स नहीं लागू किया गया था जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक दुनिया में क्लियर एजम्पशन दे सके। तो इनफैक्ट टाइम टू टाइम जैसे टाइम बीतता गया और आपका वैसे वैसे एक नई मैकेनिक्स अपना नया रूप ले लिया जिसे आप क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी दो रूपों में डिवाइड हुई थी, दो स्टेज में डिवाइड हुई थी। द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू प्लेस इन 2 स्टेज। इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी 2 स्टेज में डिवाइड हो गई थी क्वांटम मैकेनिक्स कि फर्स्ट स्टेज में कुछ कमियां थी जिसे फाइनल स्टेज में आपका पूरा किया गया। कुछ कमियां क्या? वो फर्स्ट स्टेज में जो बताया गया वो कंप्लीट नहीं था। आपको हम दिखा दें कि जो फर्स्ट स्टेज में हमारा आया था मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस। मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस आप जानते हैं कि जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है किसी भी मैटर पर, तो जो फोटॉन्स होते हैं क्वांटा पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, उनकी जो एनर्जी थी
वो एच न्यू थी। प्लांक्स हाइपोथेसिस के द्वारा बताया गया कि जो पैकेट्स के रूप में हमारे फोटॉन्स निकलते थे उन्हें क्वांटा कहा जाता था, और उनकी जो एनर्जी थी, प्रत्येक पैकेट्स की जो एनर्जी हुआ करती थी वो एच न्यू हुआ करती थी। यहाँ पर एच जो था प्लांक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 होती है जूल सेकेंड। और यहाँ पर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। एंड कहा जा रहा है द सेकेंड स्टेज में क्वांटम मैकेनिक्स बिगेन फ्रॉम टू डिफरेंट व्यू। मतलब आप सिंपल समझिए, एक हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के दो पार्ट भी हो जाते हैं, दो स्टेज हो जाती है, जिसे आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेज में हमारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आया था, या प्लांक्स हाइपोथेसिस आप बोल सकते हो। एंड सेकेंड स्टेज में आपके दो व्यू और आ गए थे, मतलब सेकेंड में भी दो पार्ट हो गए थे। फर्स्ट व्यूज में क्या आया था आपको हम अगर बता दें कि टू डिफरेंट व्यूज इन 1925 में ये एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स की रचना हुई थी, और 1925 में दो व्यू आए थे इसके, ए पार्टिकल फ्रॉम ऑफ दिस मैकेनिक्स। मतलब दो व्यूज आए थे, जिसमें पहले वाले में आपका वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था अपना व्यू, एंड सेकेंड वाले में आपका इरविन श्रोडिंगर ने दिया था। फर्स्ट में हाइजेनबर्ग एंड सेकेंड में आपका श्रोडिंगर। इनफैक्ट आप हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़े होंगे, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी समय पर किसी भी पार्टिकल का एक साथ उसका मोमेंटम एंड पोजीशन निकालना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिनेशन सिमल्टेनियसली द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन। आपने पहले भी पढ़ा रहा होगा, पहले से ही भी ये टॉपिक होता है, तो आगे चल के हम और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके द्वारा, वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा क्वांटिटीज के बारे में हमें पता चल पाया था, वेलोसिटीज के बारे में पता चल पाया था, पोजीशंस के बारे में भी हम यहाँ पर निकाल पाए थे, और फाइनली हम एक फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी प्राप्त कर पाए थे वैल्यू। मतलब E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर आप देख सकते थे कि एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमने जाना ही, साथ साथ वेलोसिटी के बारे में भी हम निकाल पाए, पोजीशंस मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे, माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसे देखा जाता था, बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी क्या होती थी उसके बारे में हमने चर्चा कर पाया। क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो गई थी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी उसके बारे में भी हम देख पाए थे इस हाइजेनबर्ग के द्वारा, और उसकी पोजीशंस भी हम देख पाए थे। बट सेकेंड व्यू में जो श्रोडिंगर ने अपना नियम रखा था 1926 में, मतलब 1925 में इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने अपना नियम रखा था, और 1926 में इसको यहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी बताई गई, पोजीशन बताया गया, फ्रीक्वेंसी बताई गई, यहाँ पर वेव के बारे में इसने भी चर्चा नहीं किया था, इसलिए इसे मैट्रिक्स बोला जाता था, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। जो हाइजेनबर्ग दिए थे इसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोला गया, और जो हमारा ये श्रोडिंगर ने दिया था इसे वेव मैकेनिक्स के नाम से जाना गया, वेव मैकेनिक्स 1926 में, जिसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स तो एकदम से फेल हो गई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, क्योंकि ये भी एक प्रकार से हमारा वेव में ही आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इनफैक्ट हम 2-3 लेक्चर करेंगे, बहुत एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप लोग 11th-12th में तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हो, बट वहाँ पर टॉपिक उतना एक्सप्लेन में नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको बताया जाता है कि जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, हालांकि कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन हालांकि 99% तक तो वो कर ही सकता है, बस वहीं तक बता के छोड़ दिया गया था। इनफैक्ट अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में बस उतना ही था 11th और 12th में। अब हम और भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्रोडिंगर ने जो अपना नियम दिया था, जिसे हम वेव मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट,
इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं वेव मैकेनिक्स में। मतलब एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आपका क्लासिकल मैकेनिक्स आया था, जो कि आपके सेलेस्ट्रियल बॉडीज, खगोलीय पिंड और इनफैक्ट जो पृथ्वी पर जितने भी पिंड थे इनके बारे में क्लियर एजम्पशन दिया था और ये फॉलो भी हो रहा था। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक थियरी में चले गए, माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चले गए, वर्ल्ड में चले गए, तो वहाँ पर ये जनरली तुरंत फेल हो गई थी और वहाँ पर एक नई थियरी बनी, एक नया मैकेनिक्स बना, एक नई फिजिक्स का निर्माण हुआ जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी 2 स्टेज हो गए थे। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे यहाँ पर 2 स्टेज हो गए थे। फर्स्ट स्टेज में आपको मैक्स प्लैंक ने बताया था, मैक्स प्लैंक ने, जो कि आपको E = h/nu के रूप में बता दिया था। E = h/nu मतलब आपको वहाँ पर फ्रिक्वेंसीज मालूम हो गई थी, लेकिन कंप्लीटली उतना अच्छे से मालूम नहीं हो पाया था। हालांकि मालूम हुआ था, मैक्स प्लैंक ने जो बताया था। हालांकि हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो सेकंड व्यू आया था हमारा सेकंड स्टेज में था। सेकंड स्टेज में 2 वैज्ञानिक ने अपने अपने मत रखे थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थियरी रखे थे। पहले जो कि हमारा हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने बताया कि आप इसके द्वारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने आपको बताया भी, तो इसके बारे में वेलोसिटी के बारे में पता लगा पाए, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एंड इवन इसका पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा कर लिया था इन 1925। बट 1926 में इन्होंने वेव के बारे में नहीं बता पाया था, इसलिए इसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स के नाम से भी जाना गया था। 1926 में एक नए वैज्ञानिक आए जिसे आप श्रोडिंगर के नाम से जानते हो। तो श्रोडिंगर ने ये प्रूव किया, वेव के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। हालांकि ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक तो इन्होंने कवर ही कर दिया था, तो मैट्रिक्स वाले टॉपिक में कोई दिक्कत तो थी नहीं, मैट्रिक्स वाला टॉपिक में तो कोई चर्चा करनी नहीं थी। इन्होंने वेव के बारे में चर्चा किया था 1926 में, जिसे आप वेव मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और साथ साथ हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग धीरे धीरे सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका क्लासिकल मैकेनिक्स था, उसमें आपका न्यूटन्स लॉ फॉलो होता था, तो हम सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर इसकी लिमिटेशन एंड इसका इनएडमिसिबिलिटीज, अपर्याप्तता। फिर हम आगे चलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि हमारा खोज आ गया था क्लासिकल मैकेनिक्स, जिस पे हमारा एकदम से फेल हो गया था। फिर हम चलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। फिर हम इनफैक्ट आपको बताएंगे फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, वहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालेंगे। दूसरा जो व्यू था हमारा श्रोडिंगर ने दिया था, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे।